नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि कल हमने अपनी कक्षा में पढ़ा था शब्द और शब्द के भेद, इसके अंतर्गत हमने शब्द और शब्द के भेद का एक उपभेद जो पढ़ा था वो था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें आगे हमने इसको 5 भागों में विभाजित किया था: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। आपकी 8वीं कक्षा की जो पुस्तक है उसमें केवल आपको 4 ही भेद दिए हैं, लेकिन फिर भी हमने उन 4 भेदों के अतिरिक्त एक अन्य भेद भी पढ़ा था कल। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका दूसरा भेद पढ़ेंगे, जो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर भी इसके आगे जो उपभेद हैं वो हो जाते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आता है हमारा मूल शब्द। अब मूल शब्द से क्या तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जिनको हम अगर टुकड़ों में विभाजित कर दें और उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो हमारे क्या कहलाते हैं? मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, उदाहरण के तौर पर मैं एक शब्द लिखता हूं घर। अगर इस घर शब्द को हम टुकड़ों में विभाजित कर दें तो इनका कोई अर्थ है वो नहीं निकलेगा। इसलिए ऐसे शब्द जो स्वतंत्र खंडों में विभाजित होने के बाद किसी भी अर्थ को प्रकट न करें वो मूल शब्द कहलाते हैं। और मूल शब्द हमारे 2 तरह के होते हैं, एक वो जो सामान्य अर्थ के बारे में बताते हैं और दूसरा जो अपने किसी विशिष्ट या विशेष अर्थ के बारे में बताते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिखता हूं उल्लू। उल्लू शब्द जो सामान्य अर्थ के बारे में बताता है वो है कि रात में देखने वाला पक्षी। उल्लू का ये तो है सामान्य अर्थ कि एक ऐसा पक्षी जो रात्रि में बहुत अच्छे से देख सकता है और अपना शिकार करता है। लेकिन यही उल्लू जो शब्द है वो एक विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है, जिसे हम कह सकते हैं मूर्ख व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जिसको समझाने के बाद कुछ समझ में नहीं आता तो हम उसे कहते हैं कि ये तो मूर्ख है, उल्लू है। तो जो मूल शब्द होते हैं वो भी हमारे 2 प्रकार से होते हैं, एक जो सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं और दूसरे वो जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो इसी का दूसरा जो उपभेद आता है हमारा, वो आता है हमारा यौगिक या संयुक्त शब्द। यौगिक या कहें कि संयुक्त शब्द। अब यौगिक शब्द से समझ में ना आ रहा हो फिर भी जो संयुक्त शब्द है उससे जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि संयुक्त होता क्या है। जैसे हम कहें संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, हमारे चाचा चाची या ताऊ और ताई रहते हैं, वो संयुक्त परिवार होता है, यानी कि एक से ज्यादा। तो इसी प्रकार जो संयुक्त है वो है एक या एक से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है वो हमारा संयुक्त या यौगिक शब्द कहलाता है। तो इसमें संयुक्त शब्द में भी जो 3 हैं वो हम भेद कर सकते हैं। सबसे पहला भेद इसमें आता है मूल शब्द। मूल शब्द के साथ ही मूल शब्द का प्रयोग करना। जैसे पहला जो भेद है वो है हमारा मूल शब्द। मूल शब्द
और इस मूल शब्द के साथ ही एक अन्य मूल शब्द का प्रयोग करना, जैसे राष्ट्र और पिता, ये दोनों ही अपने आप में मूल शब्द हैं और इन दोनों को मिलाने से एक शब्द जो बनता है वो होता है हमारा राष्ट्रपिता। तो जो राष्ट्रपिता है ये हमारा रचना के आधार पर यौगिक या संयुक्त शब्द का जो भेद है उसके अंतर्गत आता है। तो इसी मूल शब्द के साथ अगर हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, मूल शब्द के साथ हमारा आता है प्रत्यय। जैसे मूल शब्द हमने लिखा शरीर और इसके साथ हमने एक प्रत्यय का प्रयोग किया जो है हमारा इक प्रत्यय। तो इन दोनों को मिलाने से जो एक नया शब्द बनकर हमारे सामने आएगा वो होगा शारीरिक। शारीरिक। तो इसी प्रकार उपसर्ग और मूल प्रत्यय तीसरा इसका भेद आता है, जिसमें पहले तो उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद मूल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पर हम इसमें लिखेंगे अन और पढ़। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा हमारा अनपढ़। तो हमने देखा जो रचना है उसके आधार पर हमारे दो भेद होते हैं। एक आता है हमारा मूल शब्द और दूसरा आता है हमारा यौगिक या संयुक्त शब्द। अब इसी क्रम के अंदर जो तीसरा उपभेद है हमारा वो आता है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद और उपभेद। तीसरा जो भेद है हमारा वो है हमारा प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर हमारे सामने जो शब्द हैं उनके भेद निकल कर आते हैं। नंबर 1 सामान्य। सामान्य से तात्पर्य है आम, यानी कि ऐसे शब्द जो हम अपने जीवन में प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, जैसे दाल, रोटी, माता पिता। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमारे सामान्य शब्द कहलाते हैं। इसके अंदर दूसरा जो भेद है वो आता है हमारा पारिभाषिक शब्द। तो पारिभाषिक शब्द वो शब्द होते हैं जो हमारे किसी विषय विशेष से संबंधित होते हैं या किसी व्यवसाय से संबंधित होते हैं। तो इन्हीं शब्दों में हम देखते हैं कि जैसे कार्यालय, कार्यालय में प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं जैसे आदेश, अनुदेश आदि। फिर इसमें आता है बैंक। बैंक आदि में जो शब्द प्रयोग होते हैं जैसे ऋण, अदायगी आदि। तीसरा इसमें आते हैं हमारे जो कोर्ट या कचहरी में प्रयोग होते हैं शब्द। कोर्ट कचहरी में प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं उनमें आते हैं जैसे अपील, दूसरा आता है इसके अंदर मुकदमा, तीसरा इसमें हम लिख सकते हैं हमारा गवाह
तो यानी कि वो शब्द जो किसी व्यवसाय या विषय से संबंधित होते हैं, उन्हीं शब्दों को हम पारिभाषिक शब्दों के अंतर्गत प्रयोग में करते हैं। इसी में अब जो चौथा भेद है हमारा शब्द और शब्द के भेद के अंतर्गत, वो आता है हमारा शब्द विकार के आधार पर। शब्द विकार के आधार पर शब्द और शब्द के भेद के अंतर्गत जो भी भेद उपभेद किए गए हैं, अब उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि विकार से तात्पर्य क्या होता है। विकार से तात्पर्य होता है हमारा परिवर्तन से। परिवर्तन से तात्पर्य है यानी कि वो चीजें या वो शब्द जो हम लिंग, काल, पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं, उन्हीं शब्दों को विकारी या परिवर्तनीय जो शब्द हैं वो कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम शब्द विकार के आधार पर इसके दो भेद करते हैं। पहले भेद के अंतर्गत आता है विकारी शब्द और दूसरे भेद में आता है हमारा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में ही विकार के माध्यम से मैंने आपको बताया था परिवर्तनीय शब्द। परिवर्तनीय यानी कि जिनको हम लिंग और वचन के माध्यम से परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे हमने लिखा लड़का, इसी को ही हम लिंग के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं लड़की। गया, गई, ये हमने क्रिया के आधार पर या लिंग के आधार पर इन क्रियाओं को हमने परिवर्तित कर लिया। तो इस प्रकार के शब्द जिनको हम लिंग, पुरुष या वचन के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं, वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसी में दूसरा भेद आता है हमारा अविकारी शब्द, जो होता है हमारा अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय से तात्पर्य यानी कि जिनको हम किसी भी आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे राम और श्याम, स्कूल जाएंगे। इसी में हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, सीता और गीता विद्यालय गई। अब देखिए, यहां हमने राम और श्याम, सीता और गीता, इनमें हमने जो दो शब्द दोनों वाक्यों में जो लिखे हैं, और ये हमारा राम और श्याम पुल्लिंग है, सीता और गीता स्त्रीलिंग है। लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में परिवर्तन होने के बावजूद भी जो दोनों वाक्य हैं, और इन दोनों वाक्यों में जो एक शब्द है हमारा और, इस और शब्द में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जहां लिंग, पुरुष आदि के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिन्हें हम अपरिवर्तनीय शब्द भी कह सकते हैं। अब इसी अविकारी शब्द के अंतर्गत जो है वो हमारे आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो क्रिया विशेषण होते हैं यहाँ, वहाँ, कहाँ, कल, आज। संबंध बोधक होते हैं ने, से, को आदि।
समुच्चय बोधक होते हैं हमारे और, या, किंतु, परंतु, अथवा। विस्मयादि बोधक हे, हाय, अरे, छी। निपात होते हैं हमारे हो, ही, तक, भी, तो आदि। तो ये था हमारा शब्द और शब्द के भेद के अंतर्गत शब्द विकार के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। अब इसमें हमारा अंतिम जो आता है वो है हमारा अर्थ के आधार पर। पांचवा जो भेद है वो आता है हमारा अर्थ के आधार पर, यानी कि जो शब्द होते हैं वो एक शब्द को भी बताते हैं, एक अर्थ को बताते हैं और एक से अधिक अर्थों को भी बताते हैं। तो इन्हीं के आधार पर हमारा जो पांचवा भेद है वो आता है अर्थ के आधार पर। तो इसमें हम उपभेद जो है वो लिखते हैं एक अर्थी, दूसरा इसमें आता है अनेकार्थी, तीसरा भेद इसमें आता है हमारा पर्यायवाची, चौथा भेद इसमें आता है हमारा विलोम, तो चार भेद इसके अंतर्गत हमारे आते हैं। तो एक अर्थी यानी कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वो हमारे एक अर्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो हमारे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो शब्द तो अनेक होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो समान होता है, तो उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। और अंतिम जो इसमें आता है वो आता है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, तो वे शब्द जो अपने से विपरीत या उल्टे अर्थों को बताते हैं वो हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, दिन, तो विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को ही विलोम शब्द कहते हैं। तो हमने शब्द और शब्द के भेद के अंतर्गत जो पढ़ा है वो है हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, दूसरा आता है इसमें रचना के आधार पर, तीसरा आता है इसमें प्रयोग के आधार पर, चौथा आता है इसमें शब्द के विकार के आधार पर और पांचवा आता है इसमें अर्थ के आधार पर। उम्मीद करता हूँ कि शब्द और शब्द के भेद जो हमने पढ़ा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं उपभेदों को दोहराते हुए पाठ में दी गई जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास कार्य है, आप उसे पूर्ण करेंगे और जो भी आपका अगली कक्षाओं का शेड्यूल होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। आप अपने आप को स्वस्थ रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।